तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे तो हमारा हेडिंग हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं ना सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझाता हूँ। देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर, the boiling point of liquid is the temperature at which its vapor pressure, ठीक है, becomes equal, its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, और atmospheric pressure हम कितना मान के चलते हैं, एक तो 1 atm मानते हैं या फिर 760 mm ऑफ Hg मानते हैं, 760 mm ऑफ Hg। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहले एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट लूंगा, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट। यहाँ पे लेटर सपोज मैंने क्या लिया है, एक प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया हुआ है। ठीक है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब वोलेटाइल देखो प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है, तो वोलेटाइल लिक्विड की खास बात क्या होती है, वो इजीली क्या बना देते हैं, वेपर्स बना देते हैं। अगर ये आपने वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है तो इसके इजीली क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो इनिशियली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऊपर आपको वेपर्स मिलेंगे। ऊपर आपको क्या मिलेंगे, बेसिकली वेपर्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है, अगर ऊपर वेपर मिले तो इसका वेपर का क्या रहेगा, वेपर प्रेशर भी रहेगा। तो लेट अस सपोज ये वेपर प्रेशर जो है प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का वो है P1 नॉट। आपको तो याद है ना, अगर प्योर कंडीशन में कोई है तो उसके प्रेशर को हम नॉट से डिनोट करते हैं, और सॉल्वेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, 1। आपको एक चीज याद रखनी है कि मैं सॉल्वेंट के लिए मैं 1 इस्तेमाल करूंगा, और सोल्यूट के लिए मैं 2 इस्तेमाल करूंगा। सोल्यूट के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, 2। ठीक है, तो ये प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जिसको मैंने क्या माना, P1 नॉट माना। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा। तो देखो उसके लिए मैं एक ग्राफ निकालने वाला हूँ, एंड सबको समझ में आता है कि ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, एक रहता है एक्स एक्सिस और एक रहता है वाई एक्सिस। तो ये जो वाई एक्सिस है इस पे आपको लेना है वेपर प्रेशर, और जो एक्स एक्सिस है इस पे लेना है आपको टेम्परेचर। क्या लेना है, टेम्परेचर। और रेफरेंस के लिए हमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी लाइन लेनी पड़ेगी। तो मान के चलो ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक हमको कितना मानना है, 1 atm। 1 atm होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप यहाँ पे 760 mm ऑफ Hg भी लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 atm की लाइन ये है, ठीक है, ये 1 atm की लाइन है। यहाँ पे वेपर प्रेशर 0 है, ठीक है, ऊपर जाते जाते वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा, या फिर 760 भी लिख सकते हो आप, 760 mm ऑफ Hg भी लिख सकते हो। ठीक, नाउ सुनना, लेट अस सपोज ये जो हमने प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया है। कितने पे लिया है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर कितना मिला आपको, P1 नॉट। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर हमें मिला है P1 नॉट। तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं इस ग्राफ पे। कैसे, लेट अस सपोज ये है 25 डिग्री सेल्सियस का पॉइंट, यह 25 डिग्री सेल्सियस का पॉइंट टेम्परेचर के लाइन पे बराबर है, और मान के चलो कि P1 नॉट की जो वैल्यू है वो इतनी है। P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर, और वाई एक्सिस पे तो हम वेपर प्रेशर को ही डिनोट कर रहे हैं, बराबर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर कितना है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का P1 नॉट है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो मुझे ये एक पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है, P1 नॉट। नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब इसका प्रेशर कितना है, P1 नॉट, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो है 1 atm, जो कि इससे काफी दूर है। समझ में आ रहा है, मतलब अभी इसका इतना प्रेशर नहीं है कि हम बोल देंगे कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीच हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है। आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कहाँ तक पहुंच जाए, 1 atm तक पहुंच जाए। मतलब अभी इसका वेपर प्रेशर कम है, अगर कम है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा।
इसको क्या करना पड़ेगा, हीट। जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे वैसे वैसे इस लिक्विड का या सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वेपर ज्यादा ऊपर बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे वेपर बढ़ेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो आपको इनिशियली क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे ये 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो P1 नॉट है, इसको बढ़ा के हमें 1 atm करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हीट करना पड़ेगा, इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे इस प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा टेम्परेचर, देखो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो ये जो लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे कट की, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखो टेम्परेचर कितना है, इतना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इस प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का। तो प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो टेम्परेचर के लिए T लिख दिया, बॉइलिंग पॉइंट के लिए B लिख दिया, और प्योर है इस वजह से नॉट लगा दिया। तो ये TB नॉट क्या हो गया, ये TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट हो गया बेटा इस प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का। तो ये जो ग्राफ बना है ये बेसिकली सॉल्वेंट के लिए बना है, इसके लिए बना है सॉल्वेंट के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB, ये जो AB ग्राफ बना है ये सॉल्वेंट के लिए बना है। ठीक, नाउ हमें पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब हम पढ़ रहे हैं वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट या क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। एंड इसी वजह से अब मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं ऐड करूंगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मैं ऐड करने जा रहा हूँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा, देखो इसमें चेंजेस क्या होंगे। इसमें सबसे पहले तो क्या था, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट था, समझ में आ रहा है, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट था, और सरफेस के ऊपर प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल थे इनिशियली। जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड कर दोगे तो सरफेस के ऊपर क्या होंगे बेटा, अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिसको मैंने येलो कलर से बताया। अब ध्यान देना, इनिशियली जब ये प्योर था और वोलेटाइल था, तब इसके सरफेस के ऊपर सारे के सारे वोलेटाइल मॉलिक्यूल थे, जो कि इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो रहे थे, वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे। नाउ यहाँ पे जैसे ही आपने प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो ये बन गया सॉल्यूशन आपका। ये क्या बना, ये तो सॉल्यूशन बन गया आपका, समझ में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसके सरफेस के ऊपर अभी सभी मॉलिक्यूल सभी मॉलिक्यूल वोलेटाइल सॉल्वेंट के नहीं है, कुछ मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के भी आ गए। तो वेपर प्रेशर यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन उतना नहीं बन पाएगा जितना इसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर था। क्यों, क्योंकि प्योर कंडीशन में क्या हो रहा था बेटा, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो थे सरफेस के ऊपर के वो वोलेटाइल थे। अब सारे के सारे मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर के वोलेटाइल तो है नहीं, समझ में आ रहा है। तो जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल है केवल वही क्या हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर मिलेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन उसके प्योर कंडीशन से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो केवल सॉल्वेंट की वजह से ही वैसे भी वेपर प्रेशर मिल रहा है, तो वेपर प्रेशर के लिए P लगा दिया, सॉल्वेंट के लिए लगा देते हैं 1, ठीक है। प्योर कंडीशन में है तो नॉट लगाती है, तो प्योर नहीं, ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो मान के चलो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, P1 है, जो कि P1 नॉट से क्या है, कम। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, P1 है, जो कि P1 नॉट से कम है। तो P1 नॉट से कम ना, 25 डिग्री सेल्सियस पे P1 नॉट से कम, तो लेट अस सपोज ये हो गया P1। देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, P1, जो कि P1 नॉट से कम है। अगर P1 नॉट से कम है तो ये P1 पॉइंट कहाँ आएगा, नीचे आएगा, समझ में आया सबको। अब हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm के बराबर हो जाए। बेटा अभी तो P1 है, बहुत कम है, 1 atm तो यहाँ तक है, मतलब इसका वेपर प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इस सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा। जैसे जैसे इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वेपर ज्यादा ऊपर कलेक्ट होंगे, जैसे जैसे वेपर ज्यादा ऊपर कलेक्ट होंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर इसका बढ़ते जाएगा। इन द सेंस अब क्या होने वाला है यहाँ पे कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। एट एक स्टेज ऐसी आएगी इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये देखो बन गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का या किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वो पॉइंट है जहां पे
जहां पे क्या हुआ है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। तो ये जो टेम्परेचर होगा, इसका जो रिलेवेंट टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर, दैट इज व्हाट, इसको हम टीबी बोलने वाले हैं। तो बेसिकली ये टीबी क्या हो जाएगा, ये टीबी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, क्योंकि इस टीबी पे, इसी टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आया बेटा, कितना आया, 1 atm आया। तो ये जो ग्राफ है ये हमने बनाया है सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए, और ये हो गया सॉल्यूशन का क्या, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया सबको। अब देखो टीबी नॉट जो है, टीबी नॉट जो है वो प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और टीबी जो है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है सबको। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ देखूं तो टेम्परेचर मैंने एक्स एक्सिस पे बताया है, और एक्स एक्सिस पे आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएगी। ये 25 है तो मान के चलो ये 100 होगा, और मान के चलो ये कितना होगा, 110। समझ में आ रहा है सबको। तो देखो ना, जब प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100। जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके इसको सॉल्यूशन बनाया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, 110। तो बेटा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा नहीं क्या, बढ़ा ना। और कितना बढ़ा, ये इतना बढ़ा, ये देखो ये इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, ठीक है। तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इतना बढ़ा। तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी। डेल्टा मतलब बेसिकली चेंज, टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसी वजह से चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो उसका देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये चेंज कैसा है, एलिवेशन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी से कितना चेंज हुआ, देखो 10 का चेंज हुआ, क्लियरली दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको, 10 का चेंज हुआ। तो कितना कितना चेंज हुआ, 10 का। कैसे निकाला, आपको 110 में से 100 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ है। तो 110 में से 100 माइनस करेंगे तो आपको चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा 10। 110 में से 100 माइनस किया, दैट इज व्हाट, आप क्या माइनस कर रहे हो, टीबी में से टीबी नॉट माइनस कर रहे हो। तो आपका डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये हो जाएगा आपका डेल्टा टीबी का फॉर्मूला। ये जो मैंने वैल्यूज लिखे हैं ये रेफरेंस के लिए लिखे हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैंने हटा दिया। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला बना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या बना बेटा, टीबी माइनस टीबी नॉट। समझ में आया यहां तक, ठीक है। तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फाइन। अब हमें देखो एक और रिलेशन इसमें बनाना है, नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं, ठीक है। अब हमें रिलेशन किसका बनाना है, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज व्हाट, डेल्टा टीबी। बेटा डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। हमें रिलेशन बनाना है डेल्टा टीबी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के बीच में, ठीक। अब सुनो, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट क्यों हुआ, जरा दिमाग लगाओ। क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिससे इसका इनिशियल वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। एंड फिर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, ज्यादा हीट करना पड़ा, जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सोल्यूशन का बढ़ गया। मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन क्या था, सोल्यूट का ऐड करना, बराबर। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सोल्यूट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के। क्योंकि जब हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं तभी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एलिवेट हो रहा है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डेल्टा टीबी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के। समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन की हमारे पास ना बहुत सारी टर्म होती है, दो टर्म बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मोलैरिटी और दूसरी होती है मोलैलिटी, मोलैलिटी। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म यूज होंगी वो मोलैलिटी यूज होंगी, वो मोलैरिटी यूज नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, और यहाँ पे देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके साथ फिर मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, इस वजह से ये हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, और मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती नहीं है, इस वजह से ये टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म हमें यूज करनी है वह है बेसिकली मोलैलिटी। कौन सी यूज कर रहे हैं हम, मोलैलिटी। समझ में आया, ठीक है। मोलैरिटी क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं।
देखो मोलालिटी को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, स्मॉल एम से। किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एम से। क्लियर है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के क्या आता है बेटा, हमेशा एक कांस्टेंट आता है, ये तो सबको ही पता है। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं तो मैं एक कांस्टेंट डाल सकता हूँ, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो केबी होता है, तो ये हो जाएगा केबी इंटू एम। क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम। तो ये डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। यहाँ पे जो केबी है उसको आपको समझना पड़ेगा, इस केबी के अलग अलग नाम है। इसको मोलल इलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, इलिवेशन कांस्टेंट, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है। या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक सेकंड, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है बेसिकली। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने क्या डाल दिया, कांस्टेंट डाल दिया, और इसका नाम क्या है, एक तो इसको मोलल इलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर मोलल इलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, चाहे तो हम इस कांस्टेंट का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। बना नहीं सकते क्या, यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये मल्टीप्लाई है मोलैलिटी, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो केबी का फॉर्मूला आपका बन जाएगा डेल्टा टीबी डिवाइड बाय मोलैलिटी। तो ये आपका केबी का फॉर्मूला हो गया, डेल्टा टीबी बाय मोलैलिटी। समझ में आया। अब चाहे तो हम इससे इसका यूनिट भी निकाल सकते केबी का। कैसे निकालेंगे यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी कैसे निकालेंगे, देखो कैसे यूनिट निकाल सकते हैं हम, हमें फॉर्मूला तो पता है ना, तो फॉर्मूले से यूनिट भी निकाल सकते हैं। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी मतलब क्या होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, बराबर है। और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट केल्विन होता है। और जो मोलैलिटी होता है उसका यूनिट होता है बेटा मोल पर केजी। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। तो डेल्टा टीबी का यूनिट है केल्विन और मोलैलिटी का यूनिट है मोल पर केजी। तो यहाँ से हम केबी का यूनिट निकाल सकते हैं। देखो ये डिवाइड है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फाइनली हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, केल्विन, केल्विन इंटू केजी डिवाइड बाय मोल। तो ये हो जाएगा आपका केबी का यूनिट। कौन सा यूनिट आया, केल्विन केजी पर मोल। कभी कभार आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये हो गया आपका केबी का यूनिट। ठीक है, अब हमें केबी की डेफिनेशन भी पढ़नी है, केबी एग्जैक्टली है क्या। तो डेफिनेशन ऑफ केबी, डेफिनेशन ऑफ केबी, डेफिनेशन ऑफ केबी। ठीक है, केबी की डेफिनेशन भी पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे सुनो, उसके लिए मैं केबी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। केबी का फॉर्मूला क्या है, केबी का फॉर्मूला है बेटा डेल्टा टीबी डिवाइड बाय एम। मान लो आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलल है। ठीक है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलल, 1 मोलल। 1 मोलल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मोलैलिटी होंगी वो कितनी होंगी, 1। अगर आप मोलैलिटी यहाँ पे 1 डाल देते हो तो केबी आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा टीबी के बराबर आ जाएगा। उससे दिमाग लगाओ, अगर आपने मोलैलिटी यहाँ पे 1 डाली तो केबी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टीबी के बराबर। मतलब केबी है क्या, केबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है। कब, जब आपका सॉल्यूशन कितना हो, 1 मोलल हो। तो केबी की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, केबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी क्या आया हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही तो आया। देखो केबी मतलब क्या है, डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी मतलब क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो केबी क्या है, केबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, केबी डेल्टा टीबी के बाद बराबर कब आया, जब हमने सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी ली, 1 मोलल ली। तो वही लिखा है केबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। समझ में आया केबी की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। एक और रिलेशन हमें बाय द वे बनाना है यहाँ पे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। M2 मतलब क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं 1 यूज करूंगा सॉल्वेंट के लिए और 2 यूज करूंगा सोल्यूट के लिए। ठीक है, और मैंने M2 लिखा है, तो M2 यहाँ पे मोलर मास है किसका, सोल्यूट का। इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें बनाना है, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये रिलेशन का यूज करेंगे। हमारे पास डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है बेटा, केबी इंटू मोलैलिटी। समझ में आया ना, मोलैलिटी, यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें डालना है। मोलैलिटी देखो क्या होता है, साइड में लिखता हूँ। मोलैलिटी होता है बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
N2 मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, डिवाइड बाय W1 मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें लेना पड़ता है आपको, केजी में ही लेना पड़ता है। तो ये होता है बेसिक फॉर्मूला मोलैलिटी का। तो मैं मोलैलिटी का ये फॉर्मूला यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो डेल्टा टीबी देखो मेरे को क्या मिलेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू एम की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, N2 डिवाइड बाय W1 इन केजी। समझ में आया। अब N2 मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, इसका भी फॉर्मूला होता है बेटा। मोल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइड बाय मोलर मास, बराबर है। अगर मुझे सोल्यूट के लिए लिखना है तो मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो N2 की जगह पे मैं डाल दूंगा W2 डिवाइड बाय M2। अगर मैं ये डाल दूं तो मेरे पास डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, देखो केबी N2 की जगह पे क्या डालो, W2 डिवाइड बाय M2, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है W1 इन केजी। तो ये डेल्टा टीबी का वो फॉर्मूला है जो आपको रिलेशन देता है किसके बीच में, डेल्टा टीबी और मोलर मास ऑफ सोल्यूट के बीच में। क्लियर बात है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये W1 केजी में ही होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लो W1 ग्राम में दिया है तो क्या करना, सुनो। तो यहाँ पे जो डेल्टा टीबी है उसका फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, केबी W2 डिवाइड बाय M2, ठीक है। और ये W1 केजी में है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लो W1 आपका ग्राम में है, इसमें है ग्राम में, तो इसको केजी में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। तो ग्राम का केजी में कन्वर्टेशन कैसे होता है बेटा, डिवाइड बाय क्या करना पड़ता है, 1000, क्योंकि मोलैलिटी में जो वेट होता है सॉल्वेंट का वो हमेशा केजी में होना चाहिए। लेकिन मान लो क्वेश्चन में आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है, तो इस ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा आपको, 1000, और ये 1000 चला जाएगा ऊपर। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो 1000 इंटू केबी W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 इन ग्राम। लेट अस सपोज अगर आपको W1 ग्राम में दिया है, ध्यान देना, अगर W1 ग्राम में दिया है, W1 किस में दिया है, ग्राम में, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपका W1 केजी में है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये जो केबी और डेल्टा टीबी है, केबी और डेल्टा टीबी जो है वो सेम ही है। केबी और डेल्टा टीबी इक्वल आया था ना, तब जब आपने मोलैलिटी कितनी डाली थी, मोलैलिटी की वैल्यू 1 डाली थी। तो इनकी जो वैल्यूज होती है, मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये, नोट करके लिख रहा हूँ। बेसिकली केबी एंड डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी क्या है, सेम चीज है। और डेल्टा टीबी मतलब क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो केबी एंड डेल्टा टीबी आर डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये डिफरेंस है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। एंड इसी की वजह से इनकी जो वैल्यूज रहेगी वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम रहेगी। तो वही लिखने जा रहा हूं मैं, देयरफॉर देयर वैल्यूज ऑफ केबी एंड डेल्टा टीबी आर सेम इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। इनकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या आती है, सेम आती है। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मान लो आपको डेल्टा टीबी डिग्री सेल्सियस में दिया है तो वही वैल्यू आप केल्विन में भी ले सकते हो। मान लो आपको केबी डिग्री सेल्सियस में दिया है तो वही वैल्यू आप किस में ले सकते हो, केल्विन में भी ले सकते हो। वैसे हम केल्विन ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वही है SI यूनिट, ठीक है। तो ये देखो, ये भी हमारा रिलेशन बन गया, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड M2, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड M2, ठीक है। तो यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है समाप्त। और अब बचते हैं इसके न्यूमेरिकल, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा।